बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी शादी थी। भाभी ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया तो बारात वापस लौट गई। भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह से रोते हुए फरियाद करने लगी कि मुझे इंसाफ दे। अचानक वहां मौलवी साहब आए और मुझे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। मगर जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो हैरत के मारे मेरी आंखें फट पड़ी। वो रात का आखिरी पहर था जब कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और अपनी बड़ी सी चादर अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटते हुए सोचने लगी कि रात के इस पहर आखिर कौन हो सकता है। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजा फिर से खड़खड़ाया जाने लगा। खौफ के मारे मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई थी, क्योंकि भाई का तो ये रोज का मामूल था कि वो सुबह की लौ लगते ही घर आ जाता और शाम के साय ढलने से पहले वो काम पर चला जाता। सारी रात काम करता। मेरा भाई अकबर कारखाने में मुलाजिम था। उसने बहुत कोशिश की कि दिन के शिफ्ट में उसे काम मिल जाए। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब काम ना मिला तो मजबूरन भाई को रात को ही काम करना पड़ा, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे थे। बेशक खाने वाले हम दो ही लोग थे। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। जब मैंने होश संभाला तो अपने भाई को ही अपने माँ बाप के रूप में देखा। छोटी सी उम्र में भाई लोगों की जली कुटी बातें सुनकर मेरे लिए खाने को लाता। मुझे भाई से इस कदर प्यार था कि उसमें मेरी जान बसती थी। हम दोनों बहन भाई ही एक दूसरे की कुल कायनात थे। जो ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा एकदम जोर से खटखटाया गया। डर के मारे मैं उछलकर दीवार के साथ लग गई। इतनी सर्दी के बावजूद भी मेरे पसीने छूट रहे थे। हिम्मत करके आखिर मैंने पूछा, कौन? तो जो आवाज मेरे कानों में पड़ी वो सुनने के बाद मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल दी। अकबर भाई की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। उनकी आवाज रुंधी हुई थी। मैंने दरवाजा खोलने में 1 मिनट की भी ताखिर न की। जो ही मेरी नजर भाई पर पड़ी तो मेरी जान जैसे मुट्ठी में आ गई। मैं एकदम से आगे बढ़ी। भाई, क्या हुआ है आपको? अकबर भाई के बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी, जिन्हें देखकर एकदम मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं अपने भाई की तकलीफ को अपने अंदर महसूस कर रही थी। भाई मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, गुड़िया तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं बोली, मगर मगर ये सब कैसे हुआ? तो अकबर भाई बोले, काम करते हुए मेरा बाजू मशीन में आ गया था। वो तो शुक्र है कि ऊपर वाली जल्द ही मुतासिर हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं जल्दी से उठी और बोली, भाई आप बैठे, मैं आपके लिए दूध में हल्दी मिलाकर लाती हूँ, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। भाई बोले, नहीं गुड़िया, तुम ये सब रहने दो, रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। मैं अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मगर भाई आप तकलीफ में हैं तो मुझे नींद कैसे आएगी? भाई शफकत भरे अंदाज में बोले, गुड़िया तुम तो ऐसा करती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। मैं भाई के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई, जिसे पीने के बाद वो सुकून की नींद सो गए। मैं भाई के सराहने बैठी, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगी। मेरी सारी दुआएं मेरे भाई के लिए ही थी। हम दोनों बहन भाई की जिंदगी की शब रोज ऐसे ही गुजर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा थे। कुछ दिन के बाद भाई मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए और उन्होंने दोबारा से फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। अब फर्क ये था कि पहले भाई की रात की शिफ्ट थी। भाई के बाजू मशीन में आने के बाद फैक्ट्री के मालिक ने भाई को दिन की शिफ्ट में शामिल कर लिया। पहले पहल तो भाई टाइम से घर आ जाया करते, मगर अब न जाने क्या हो गया कि भाई रात को लेट घर आने लगे और पहले की निस्बत वो काफी खुश रहने लगे। एक दिन भाई मुझसे बोले, गुड़िया तुम सारा दिन घर में बोर नहीं होती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए इस घर में किसी और को भी होना चाहिए? मैं बोली, भाई आप है ना, कामकाज के बाद मेरा सारा वक्त इस इंतजार में गुजरता है कि कब मेरा भाई आएगा और कब मैं उससे ढेरों बातें करूंगी। मगर आप हैं कि रात को देर से घर आते हैं। उस दिन तो मैं भाई की बात को ठीक से समझ ना पाई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ना तो मैं कभी बाहर निकली थी और ना ही घुमा फिरा के करने वाली बातों को समझती थी। एक दिन शाम के साय ढलने वाले थे, जब मैं सहन में बैठी खाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सब्जी वहां पर रखकर दरवाजा खोलने गई तो सामने जो मंजर मैंने देखा वो देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई भी ऐसी हरकत करेंगे। बेशक बाहर की दुनिया की नज़र में ये बहुत मामूली था, लेकिन मुझे भाई के साथ लड़की देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। मैं हैरत से टिकटिकी बांधे कभी भाई और कभी उस लड़की की तरफ देख रही थी जो एक अदा से अपने बालों को अपने कंधों पर गिराए हुए थी, और ऊपर से लिबास भी ऐसा कि मैं तो कभी ऐसा लिबास पहनने के बारे में सोचूं भी ना। मैं हैरत का मुजस्मा बनी उन्हें देखती रही। भाई बोले, गुड़िया ऐसे बुत बने देखती रहोगी या हमें अंदर आने का रास्ता भी दोगी? मैं एक साइड पर होते हुए बोली, जी भाई,
अंदर आ जाए। उस लड़की की चाल ढाल मुझे बिल्कुल अच्छी न लगी। भाई उस लड़की को कमरे में बिठाकर खुद मेरे पास आए और बोले, गुड़िया अच्छी सी चाय बना दो, मैं अभी बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं भाई से पूछना चाहती थी कि आखिर ये लड़की कौन है, मगर इससे पहले कि मैं पूछती भाई बाहर की ओर बढ़ गए। मैं चाय बनाकर कप ट्रे में रखने लगी, इतने में भाई भी आ गए। वो मुझे कुछ चौपर थमाते हुए बोले, गुड़िया जल्दी से ये निकालो और चाय के साथ अंदर ले आओ। मैंने ऐसा ही किया और चाय के साथ वो लवाजमात ट्रे में रखकर कमरे में ले गई। मेरे जाने से पहले वो लड़की कमरे को बहुत अजीब सी नजरों से घूर रही थी। वो अपना मुंह बसोते हुए बोली, अकबर तुम यहाँ रहते हो? अकबर भाई बोले, हाँ मैं और मेरी बहन गुड़िया इसी घर में रहते हैं। ये मेरे अब्बा का आबाई घर है। चूंकि मेरे अम्मा और अब्बा बचपन में गुजर गए, उनके जाने के बाद मैं और गुड़िया इसी घर में रहते हैं और शादी के बाद तुम्हें भी इसी घर में रहना है। मैं चाय का ट्रे टेबल पर रखते हुए भाई और उस लड़की को चाय देने लगी तो वो हिकारत से बोली, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। भाई बोले, हानिया तुम चाय पीकर तो देखो, गुड़िया बहुत अच्छी चाय बनाती है। भाई के मुंह से शादी का लफ्ज सुनकर मुझे हैरानगी हुई कि भाई ने तो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की, लेकिन वो एक पराई लड़की के साथ शादी की बातें कर रहे। उन्होंने मुझसे कभी उस लड़की का जिक्र भी नहीं किया था और जब वो अचानक उसे घर लेकर आए तो मुझ पर यह हकीकत खुली कि अकबर भाई उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं अपने आंसू छुपाती हुई वापस किचन में चली गई। कुछ देर के बाद वो लड़की हानिया और भाई घर से बाहर चले गए और मैं बैठी बेचारगी से आंसू बहाती रही। हालांकि ये कोई आंसू बहाने वाली नहीं बल्कि खुशी की बात थी कि अकबर भाई अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जैसी वो लड़की थी उसे देखकर मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि वो हम में रचने बसने वाली लड़की हरगिज न थी। वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। उस रात भाई काफी लेट घर लौटे। आते ही बोले, गुड़िया मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फैक्ट्री के मालिक की बेटी है। वो अक्सर फैक्ट्री आया करती है। मैंने उसे अपने लिए नहीं चुना बल्कि उसने खुद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। मैं खामोश रही। मैं कहती भी तो क्या कहती। मैं जानती थी कि जो फैसला अकबर भाई कर चुके हैं उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अकबर भाई मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखो गुड़िया, शुरू से ही हम गुर्बत से बहुत लड़ चुके हैं, मगर अब नहीं। हानिया से शादी होने के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे। हानिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो जहेज में एक आलीशान घर तो वो जरूर लेकर आएगी जिसमें हम ठाट बाट की जिंदगी गुजारेंगे, नौकर चाकर होंगे। मैं बोली भी तो सिर्फ इतना बोली, भाई वो लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों में रच बस पाएगी। भाई उसकी तरफदारी करते हुए बोले, नहीं हानिया, अभी तुम उससे मिली ही कहाँ हो जो तुम उसके बारे में ऐसी राय दे रही हो। वो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? वो बोल रही थी कि अकबर इससे अच्छे कपड़े लेकर दो, और तो और ये देखो उसने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी शॉपिंग करके दी है। भाई ने मुझे दिखाया कि उन शॉपिंग बैग में मेरे लिए 4-5 खूबसूरत जोड़े थे और इसके साथ साथ भाई के लिए भी उसने काफ़ी खरीदारी की थी। लेकिन ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैं भाई की हमसफ़र ऐसी चाहती थी जो उस घर में रहना पसंद करती, जो कि हमारे माँ बाप की निशानी थी। मेरे माँ बाप का आबाई घर था। खैर, मैंने भाई से कहा, भाई आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपकी खुशी हानिया के साथ शादी में है तो मैं भी खुश हूँ। मगर भाई, क्या हानिया के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाएंगे? क्योंकि हमारे और उसके स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अकबर भाई बोले, हाँ गुड़िया, हानिया ने अपने घर वालों से बात कर ली है। उन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। उल्टा वो तो खुश हैं कि उन्हें मेरे रूप में एक बेटा मिल रहा है। हानिया के बाबा का कहना है कि शादी के बाद उनका सारा कारोबार मैं ही देखूंगा। मुझे भाई की तरफ देखकर बहुत अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि उस वक्त भाई को दौलत के नशे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चाहती तो ये थी कि भाई को इस जहन्नुम में जाने से रोक सकूं, मगर उस वक्त मेरे बस में भी कुछ ना था। मैं नहीं चाहती थी कि भाई मुझे अपनी खुशियों का कातिल समझे, क्योंकि मुझे अपना भाई अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। मैंने सब कुछ वक्त और हालात के सुपुर्द कर दिया था, और जो कुछ हो रहा था या होने वाला था उस सब के लिए खुद को तैयार करने लगी। हानिया के वालिदैन रस्म के लिए हमारे घर आए। उस दिन मुझे अम्मा और बाबा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि खुशी के इस मौके पर अगर वो जिंदा होते तो अपने बेटी की इस खुशी पर फूले न समाते। मेरी आंखें बार बार अम्मा बाबा की याद में नम हो जाती। हानिया की अम्मा शायद मेरी कैफियत समझ गई थी। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी सब्र से काम लो। मैं जानती हूं कि तुम किस वजह से गमज़दा हो। इन मौक़ों पर ही माँ बाप की अशद ज़रूरत होती है। तुम दोनों खुशकिस्मत हो कि तुम दोनों के पास भाई बहन जैसा खूबसूरत रिश्ता मौजूद है, वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस रिश्ते से भी महरूम हैं।
भाई का रिश्ता पक्का हो जाने के बाद भाई ने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया। आए दिन हानिया के साथ शॉपिंग पर जाते। कभी उन्होंने ये तक न कहा कि गुड़िया, तुम भी मेरी बहन हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान है, तुम भी मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। यहाँ तक कि मेरे लिए शादी का ड्रेस भी हानिया ने ही चुने। मगर हाँ, मेरी एक जिद थी जिसके आगे भाई को अपने घुटने टेकने पड़े। मैंने भाई को साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई, अगर आपको इस घर से जाना है तो आप शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर जा सकते हैं, मगर मैं अपने माँ बाप की निशानी ये घर छोड़कर हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी। भाई ने मुझ पर बहुत दबाव डाला, बहुत तरले मिन्नतें की, मगर मैं भी अपनी जिद पर कायम थी। शादी के बाद हानिया अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर हमारे घर आ गई। मैंने भी पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं हानिया को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, मगर न जाने उसे मुझसे क्या अदावत थी। जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती। शायद उसे मुझसे यह गुस्सा था कि मैंने भाई को इस घर में रहने पर मजबूर किया, क्योंकि ये घर उसके शायाने शान नहीं था। शादी के अगले दिन मैं सुबह फजर की नमाज के बाद किचन में घुस गई। मेरी कोशिश थी कि मैं हानिया भाभी और अकबर भाई के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाऊं। काफी देर के बाद मैंने उनके लिए नाश्ता तैयार किया। इतने में भाई किचन में आ गए और बोले, गुड़िया, आज तो किचन से बहुत खुशबू उठ रही है, क्या बना रही हो? मैं बोली, भाई, आपके लिए और भाभी के लिए आज मैंने जी जान से नाश्ता बनाया है। आप हाथ मुंह धोकर कमरे में चले, मैं वहीं पर लेकर आती हूँ। मैं नाश्ता लेकर कमरे में गई तो हानिया भाभी न जाने मोबाइल में कहाँ बिजी थी। मैंने कमरे में जाते ही सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का कोई जवाब न दिया और नागवारी से आंखें फेर ली। मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया और कमरे से बाहर आते हुए बोली, भाभी नाश्ता कर ले, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। जब मैं दोबारा से कमरे में आई तो वो दोनों नाश्ता करने में मसरूफ थे। मुझे देखते ही हानिया भाभी खुशदिली से बोली, अरे वाह गुड़िया, नाश्ता तो बहुत ही अच्छा और मजे का है। अपनी तारीफ मौसूल करते हुए मैं बोली, शुक्रिया भाभी, मुझे तो डर था, पता नहीं आपको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आएगा भी या नहीं। अच्छा, आप लोग नाश्ता करें, मैं किचन समेट लूं। सुबह से दोपहर हो गई मगर हानिया भाभी कमरे से बाहर ना आई। भाई कमरे से निकले तो बाहर चले गए। अब मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। ये पूछने के लिए मैं कमरे में गई और बोली, भाभी, दोपहर में आप क्या खाना पसंद करेंगी? तो वो जो टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठी थी वो बोली, गुड़िया, क्या तुम्हें कुछ भी ढंग से करना नहीं आता? मेरा तो सुबह के नाश्ते से ही पेट भर गया है, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी जायका नहीं है, इसीलिए एक बार बाहर से खाना लेने गए हैं। कम से कम हमारे लिए तो खाना मत बनाना, बाकी जो तुम्हें खाना है वो बना लो। इतना बद जायका खाना मुझसे तो नहीं खाया जाता। मैं बाहर आने के लिए मुड़ी तो वो बोली, और हाँ, ये मेरे कमरे की सफाई कर दो, देखो तो कितना गंदा पड़ा है। मैं बोली, जी भाभी, बस मैं अभी कर देती हूँ। अकबर भाई बाहर से खाना लेकर आए तो सीधा कमरे में चले गए। दोनों मियाँ बीवी ने कमरे में ही खाना खाया। मुझसे तो किसी ने ये तक न पूछा कि मैंने भी खाना खाया है या भूखी ही हूँ। मुझे गिला उस कल की आई लड़की से नहीं था, बल्कि अपने भाई से था, जो बचपन से मेरा ख्याल रख रहा था। मगर बीवी के आते ही वो ये भूल चुका था कि इस घर में मेरी एक बहन भी है, जिसका उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जो अपने भाई के इस तरह नजरअंदाज करने पर टूट कर बिखर जाएगी और उसे समेटने वाला कोई नहीं होगा। अब हमारे घर में भाभी की हुकूमत थी, जो वो कहती भाई वो ही करता। दोनों कभी खाना घर पर ही मंगवा लेते और कभी होटलों में जाकर खाते, कभी किसी दावत पर चले जाते और मैं यतीमों की तरह बस उन दोनों को देखती रहती। अब नौबत यहां तक आ गई थी कि भाई मुझसे किसी खास जरूरत के तहत ही बातचीत करते, वरना तो मेरे पास से ऐसे गुजर जाते जैसे मुझे जानते तक नहीं। मैं बेचारगी से भाई की तरफ देखती रह जाती। एक दिन हानिया भाभी भाई से बोली, अकबर, क्यों ना हम एक काम वाली रख लें? मुझे अपने छोटे छोटे कामों के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं जो पास ही खड़ी थी मैं बोली, भाभी, आपको जो भी काम होता है मुझे कह दिया करें, मैं कर दिया करूंगी। तो वो भाई के सामने बोली, नहीं गुड़िया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे अपने काम करवाऊं। भाई बोले, हाँ तो हानिया गुड़िया ठीक ही तो कह रही है, वैसे भी इसे ये सब काम करने की शुरू से आदत है, तुम्हारा करने में इसे क्या ही दिक्कत होगी? तुम्हारा जो भी काम हो इसे बता दिया करो। तो भाभी ने इस बात में सर हिला दिया। भाई के कुछ दोस्त दरवाजे पर भाई को बुलाने आए तो भाई उनके साथ चले गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा कमर पर बांधा और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा दी। कपड़े ड्राई करने के बाद मैं भाभी के कपड़े उनके कमरे में रखाई। कपड़े धोने के बाद मैं शाम को खाने की तैयारी करने लगी। इतने में भाई भी आ गए। वो सीधे अपने कमरे में गए। न जाने क्या हुआ कि कुछ देर के बाद भाई ने मुझे आवाज दी। जब मैं कमरे में गई तो कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। वो कपड़े जो कुछ देर पहले मैंने तह लगा कर रखे थे बिखरे पड़े थे। पास पड़ी स्त्री इस बात का सबूत थी कि भाभी कपड़े इस्त्री कर रही थी और भाई को ये बात गवारा न गुजरी।
भाई गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, गुड़िया, तुम जानती हो ना हानिया ने ये काम कभी नहीं किए। क्या तुम कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती थी? तुम तो शुरू से ये सब करती आ रही हो, तो फिर अब करने में क्या मुश्किल है? तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से देखो हानिया का हाथ जल गया। मैं बोली, मगर भाई मैं तो ये सब कपड़े। इससे पहले कि मैं अपना जुमला मुकम्मल करती, हानिया भाभी बोली, आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैंने कहा ना कि मैं खुद ये कपड़े इस्त्री करके तय लगा लूंगी, और फिर एक ना एक दिन तो मुझे ये सब काम करना ही है। मैं बिना पलके झपके भाभी की तरफ देखने लगी, जो बहुत मकारी से झूठ बोल रही थी। उस वक्त मैं समझ गई थी कि भाभी मेरे और भाई के दरमियान फूट डालना चाहती है। मैं अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए वहां से निकल आई, क्योंकि अब वहां पर रुकना मेरे लिए मुहाल था। इस वक्त सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भाई की आंखों पर तो हानिया भाभी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें हानिया के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। मौका मिलते ही मैं हानिया भाभी से बोली, भाभी, आप आखिर क्या चाहती हैं? क्यों आप मेरे खिलाफ भाई के दिल में नफरत डालना चाह रही हैं? मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं हूं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, आप जैसा कहेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। वो चाय का कप अपने होठों से जुदा करते हुए बोली, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर से जल्द अज जल्द चली जाओ। तुम हमारी जिंदगी में कहीं भी नजर ना आओ। बोलो, क्या तुम ऐसा करोगी? मैं रोते हुए बोली, मगर भाभी मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास मैं चली जाऊं। भाभी बोली, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। आज अकबर आ जाए तो उससे बात करती हूँ। अब खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपना काम करो। मैं बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई। रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। भाई के इस तरह चीखने से एकदम मेरी आंख खुली, तो मैं एकदम से उठी और अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए सहन की जानिब तेज तेज कदम उठाती हुई चल पड़ी। गुड़िया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर क्यों नहीं मेरी खुशियां तुमसे बर्दाश्त हो रही? ये सुनकर मेरे हवास उड़ गए और मैं बोली, भाई क्या हुआ है आपको? ऐसा क्यों कह रहे? बहन हूं मैं आपकी, मुझसे आपकी खुशियां भला क्यों नहीं बर्दाश्त होंगी? बल्कि मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अगर तुम ऐसा चाहती तो तुम हानिया को उसके कमरे में जाकर इस कदर बातें ना सुनाती। मैं बोली, भाई यकीन करें, मैंने भाभी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि उन्हें या आपको कोई तकलीफ हो। भाई हाथ का इशारा करते हुए बोले, बस करो गुड़िया, अब अगर तुमने मजीद हानिया से कुछ कहा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते ही भाई गुस्से से अपने कमरे में चले गए। मैं उन्हें आवाजें देती रह गई, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं बेबसी से अपना सर दोनों हाथों में लेते हुए वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन भाई फैक्ट्री चले गए। अब फैक्ट्री के सारे मामलात भाई ही देखा करते थे। भाई के आते ही मैंने गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ चाय बना दी। चाय देने के लिए मैं कमरे में गई तो मुझे अंदर से भाभी के बोलने की आवाज आ रही थी, जो मेरे बारे में भाई से कह रही थी कि तुम कहीं कोई रिश्ता देखकर गुड़िया को अपने घर का क्यों नहीं कर देते? आखिर देर किस बात की है? गुड़िया अब जवान है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। भाई बोले, हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो। चलो मैं कल ही गुड़िया के रिश्ते के लिए बात करता हूँ। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो मुझे देखते ही अकबर भाई ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये लम्हात मेरे लिए नाकाबिले बयान है। उस वक्त मैं किस करब से गुजरी भाई के ऐसा करने पर। हानिया के लब मुस्कुराने लगे। वो बोली, अकबर चाय पी ले, वो कितने प्यार से बना कर लाई है, ऐसे गुड़िया का दिल टूट जाएगा। और फिर जैसी भी है तो आपकी बहन। भाई को किसी के जरिए एक रिश्ते का पता चला। लड़के का अपना छोटा सा स्टोर था। जब भाई ने ये बात घर में की तो भाभी खुश होते हुए बोली, तो हमें और क्या चाहिए? लड़के का चलो छोटा ही सही, मगर अपना कारोबार तो है ना, आप बात आगे चलाए। भाई बोले, वो लोग इस हफ्ते गुड़िया को देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे भाई पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो भाभी की बातों में आकर मुझे इस तरह यूं इस घर से निकालने के चक्रों में। उस वक्त अगर किसी राह चलते का रिश्ता भी मेरे लिए आता तो वो लोग उससे ही मेरा निकाह कर देते। इस बात से मैं बखूबी वाकिफ थी। मुझसे मेरी रजामंदी पूछे बगैर भाई ने उन लोगों को घर बुला लिया। भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, जल्दी से चाय बना कर ले आओ, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं। और हाँ, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे बताओ, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा तुम्हें दे देती हूँ। फिक्र न करो, मेरे पुराने जोड़े भी बिल्कुल नए होते हैं। मैं खामोशी से गुस्सा पी गई और जिस हुलिये में थी उसी में उन लोगों के सामने चली गई। लड़के की माँ को मेरी सादगी बहुत पसंद आई और उसने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो बोली, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, हमें तो ऐसी ही नेक सीरत और सादा लड़की चाहिए थी। गुड़िया हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। भाभी को मेरी इतनी तारीफ सुनना अच्छा न लगा और वो गुस्से से उठकर बाहर चली गई। उनके चेहरे से साफ महसूस हो रहा था कि वो मेरी इस खुशी में खुश नहीं है।
दोनों घरों की रजामंदी से मेरा रिश्ता हो गया। लड़के की मां जाते हुए कहकर गई कि हम जल्दी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। भाई ने कहा, हम जल्दी सोचकर आपको बताएंगे। मैं जानती थी कि भाई को सिर्फ भाभी से ही मशवरा करना है। मेरी बात तो अब उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। भाभी बोली, जैसा वो लोग कह रहे हैं वैसा कर लो, ये ना हो कि ये रिश्ता हाथ से चला जाए। अब तो मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि देखने में वो लोग बहुत ही अच्छे थे। मैं ये सोचकर खुश थी कि चलो, भाभी की जली कटी बातें सुनने से तो जान छूटेगी और फिर एक ना एक दिन तो मुझे शादी करनी ही है। मगर ये मेरी गलतफहमी थी। मैं नहीं जानती थी कि भाभी ने मेरे लिए फितने का जाल तैयार कर रखा है। भाई मेरे लिए चंद जोड़े लेकर आए, जिनमें से सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर मैं तैयार हो गई। ना तो मुझे सजने संवारने वाला कोई था और ना ही मुझे खुद तैयार होने का शऊर था। जहेज के नाम पर भाई ने मेरे लिए कोई चीज ना दी। हालांकि अगर वो चाहते तो क्या कुछ नहीं दे सकते थे। खैर, मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि जो कुछ मुझे यहाँ नसीब नहीं हुआ, शायद वो अगले घर जाकर मेरा नसीब बन जाए। और फिर भाई के पास जो कुछ था वो उसका खुद अपना भी तो नहीं था, बल्कि उसके ससुराल वालों का था। शायद इसीलिए भाई मुझे खाली हाथ भेज रहे थे। ये सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। बारात के नाम पर भाई ने सिर्फ गिने चुने अफराद ही बुलाए। जैसा जैसा भाभी कहती गई, भाई वैसा ही करते गए। बीवी की मोहब्बत में उन्हें बहन के जज्बात कहीं भी नजर न आए। वो मेरे जज्बात अपने पैरों में रोंद कर अपनी बीवी के कहे पर चल रहे थे और मैं अपने अरमानों को इस तरह चूर चूर होता हुआ देखती रही, क्योंकि बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत से ख्वाब थे जो हकीकत न बन सके। मैं सब अपना नसीब का लिखा मानकर अल्लाह की रजा में राजी थी। भाभी मेरे कमरे में आई तो भाभी के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। वो बोली, ये तुमने क्या पहन रखा है? उतारो ये सब और तुम मेरी इस दोस्त के साथ जाओ, ये तुम्हें वहां से कोई अच्छा सा ड्रेस दिलवा देगी। मैंने लाख मना किया, मगर भाभी ने मेरी एक न सुनी। मैंने कई दफा कहा कि भाभी, ये जोड़े मुझे भाई ने लेकर दिए हैं, मैं यही पहनूंगी, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थी। उन्होंने मुझे अपनी दोस्त के साथ बाजार भेज दिया। ये देखकर मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आज भाभी को मेरा इतना एहसास कैसे हो रहा है। भाभी की दोस्त मुझे अपने साथ लिए ऐसी जगह गई जहां बहुत रश था। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। मैं ये सब पहली मर्तबा देख रही थी, क्योंकि ना तो मैं कभी मार्केट गई और ना ही मॉल। काफी देर घूमने फिरने के बाद वो मुझे एक दुकान में लेकर गई। वहां पर मैंने एक ड्रेस पसंद किया, जो भाभी की दोस्त ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, चलो किसी और दुकान पर देखते हैं। रह रहकर मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि बारात आ गई होगी। अगर मैं देर से घर पहुंची तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शाम के साए ढलने वाले थे, बारात के आने का वक्त हो रहा था। घबराहट के मारे मेरी सांस फूलने लगी। मैं भाभी की दोस्त से बोली, अब हमें चलना चाहिए, भाई खामखा गुस्सा होंगे। मगर भाभी की दोस्त ने मेरी एक न सुनी। वो बोली, हानिया ने मुझे कहा था कि तुम्हें कोई अच्छा सा ड्रेस लेकर दूं। मैं बोली, खुदा के वास्ते मुझे कोई ड्रेस नहीं लेना, आप मुझे घर छोड़ाएं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। ऐसे ही वो मुझे इधर उधर घुमाती रही। जब मैं घर पहुंची, मगरिब की अजानें हो चुकी थी। घर के अंदर कदम रखते ही लोग मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे, ऐसे कि जैसे कोई मुजरिम उनके सामने खड़ा हो। भाई आगे बढ़ा और पूरे मजमे के सामने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा और बोले, बताओ कहाँ गई थी? मैं तो जैसे वहीं पत्थर की हो गई। भाई का ये रूप मैंने उस दिन पहली मर्तबा देखा। जिस भाई ने कभी मुझे कांटा तक चुभने नहीं दिया था, आज उसने भरी महफिल में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, ये बताए बगैर कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं अपने गाल पर हाथ रखे खाली नजरों से भाई की तरफ देखते हुए हिचकियों के साथ रोने लगी और बोली, भाई, वो भाभी ने मुझे अपनी दोस्त के साथ ड्रेस लेने के लिए भेजा था। भाभी बोली, गुड़िया क्यों अपने साथ साथ मेरा भी तमाशा बना रही हो? मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी, मुझे लगा तुम अपने कमरे में तैयार हो रही होगी, मगर तुम तो यहाँ कहीं थी ही नहीं। और फिर भला मैं क्यों तुम्हें ड्रेस लेने के लिए भेजूंगी, वो भी अपनी दोस्त के साथ, जबकि मेरी तो कोई दोस्त है ही नहीं। और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि अकबर तुम्हारे लिए भी परसों ही जोड़े लेकर आए थे और उन्हीं में से तुमने आज के दिन के लिए एक जोड़ा सेलेक्ट किया था। मैं तो भाभी के इस झूठ पर हक्का बक्का रह गई। किस तरह वो अपनी बात से मुकर रही थी। उनका ये रूप तो मैं पहले भी कई दफा देख चुकी थी, मगर उस दिन तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मैं बोली, भाई, आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप भाभी की दोस्त से ही पूछ लें। मगर जैसे ही मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, वहां भाभी की दोस्त तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं थे। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं थी, जबकि वो अब तक मेरे साथ आई थी। भाभी बोली, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम किसी से मिलने गई थी? भाभी ने सब लोगों के सामने मेरे ऊपर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया
उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी बदकिरदारी का सुनकर बारात वापस चली गई। मेरी सास, जो कल तक मुझे बहुत पसंद करती थी, ये कहते हुए अपने बेटे को साथ ले गई कि हमें पहले पता होता कि लड़की ऐसी है तो हम यहाँ कभी आते ही ना। अगर किसी और के साथ चक्कर था तो हमें क्यों बिला वजह रुसवा किया? हमारा नहीं तो कम से कम अपने भाई का ही सोच लेती। अपने भाई की इज्जत को नीलाम करते हुए तुम्हें जरा बराबर शर्म नहीं आई। अल्लाह माफ करे आजकल की लड़कियों से। बारात के चले जाने के बाद भाभी भाई को मजीद भड़काने के लिए बोली, अगर तुमने ये सब करना था तो हमें पहले ही बता देती। तुम जिससे कहती हम उससे तुम्हारी शादी कर देते, मगर इन सब के सामने अपने भाई की बेइज्जती तो ना करवाती। तुमने तो अपने भाई की इज्जत का मान तक नहीं रखा। कैसी बहन हो तुम? अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। मैं भाभी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी रहम करे मुझ पर। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भाई ने मुझे बाजू से पकड़ा और घर की दहलीज से बाहर खड़ा करते हुए बोले, आज से मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। जिसके लिए तुमने इस घर से बाहर कदम रखा, अब उसी के पास जाओ। भाई की बातें सुनकर मैं तो जैसे पत्थर की हो गई कि कैसे भाई ने इतनी आसानी से बहन भाई के रिश्ते को पल भर में खत्म कर दिया, वो भी अपनी बीवी के कहने पर। उन्हें अपनी बीवी पर तो यकीन था, मगर अपनी बहन पर भरोसा नहीं था, जिसको उन्होंने बचपन से लेकर अब तक पाला। मेरी शादी एक खुशी का दिन था, मगर बारात के साथ आने वाली खुशियों की बजाय मेरी जिंदगी एक तूफान में तब्दील हो गई। मेरी भाभी ने जब मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो मेरे भाई ने बगैर किसी तहकीक के रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे करबनाक लम्हा था। मेरे अपने खानदान वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। साथ तो वो खैर बहुत देर पहले ही छोड़ चुके थे, जब मैं बहुत छोटी थी और यतीम हुई थी, मगर मुझे तो सिर्फ एक साथ छूटने का दुख था जो मुझे अंदर तक तोड़ गया, और वो साथ मेरे भाई का था। मैं अपने हवासों से बेगाना घर की दहलीज के बाहर खड़ी पथरीली आंखों से अपने भाई की तरफ देख रही थी कि शायद उसे मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे अंदर बुला ले। कितनी ही देर मैं उसी हालत में खड़ी रही, मगर ना तो मेरे भाई को मुझ पर रहम आया और ना ही उसने मुझे घर के अंदर दाखिल होने दिया, बल्कि बेयारो मददगार जमाने के रहमो करम पर छोड़ दिया। ये तक न सोचा कि मेरी जवान बहन रात के इस पहर किसके दर पर जाएगी। कितनी ही देर मैं बाहर दरवाजे की दीवार के साथ लगी रहम की भीख मांगती रही थी, मगर किसी ने मुझ पर रहम न किया। मैं अपनी बड़ी सी चादर को अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेटते हुए वहां से उठी। मैं खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा अपना कोई भी नहीं था। रात के अंधेरे में डूबी हर चीज मुझे खौफजदा कर रही थी। बाज दफा तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी ही आंट से एकदम से डर जाती। मेरे इर्द गिर्द हर तरफ सन्नाटा और मुकम्मल खामोशी थी। सर्दी होने के बायस मुझे खुद का जिस्म सुन होता हुआ महसूस हो रहा था। न ही मेरे पास गर्म कपड़े थे जिनसे मैं अपनी सर्दी दूर कर सकती, और ना ही कोई और ठिकाना। मैं अपनी पनाह के बारे में सोचे समझे बगैर चलती ही जा रही थी। चलते हुए मेरे पांव के नीचे एक पत्थर आया और मैं एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। मेरा सर जमीन पर लगने की वजह से दिमाग चकराने लगा। मैंने उठना चाहा तो जैसे मुझ में उठने की सकत ही न थी। मुझे अपने दिमाग पर भारी बोझ महसूस हुआ जो मुझे बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा था। कुछ देर में ऐसी ही हालत में पड़ी रही और फिर हिम्मत जमा करके उठ खड़ी हुई। उस वक्त अगर मुझे कोई भी देखता तो वो यकीनन यही कहता कि मेरा जहनी तवाजुन बरकरार नहीं। उस वक्त मेरी हालत ही ऐसी थी, पागलों जैसी, जिसे अपने आप का भी कोई होश नहीं था, क्योंकि अपनों के इस रवैये ने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। भाभी की अपने साथ की गई ज्यादती मुझे इतना दुख नहीं दे रही थी जितना कि भाई की बेरुखी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या भाई को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जो उन्होंने दूसरों की बातों पर भरोसा करके मुझे रात के इस पहर घर से बेदखल कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बहन कहाँ जाएगी। आखिर भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मैं बेचारगी से आसमान की तरफ देखने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू रवां थे, जो मेरी आंखों से होते हुए मेरे दामन को भिगो रहे थे। मैं इन तमाम बातों को अपने जहन से झटकते हुए पनाह के लिए इधर उधर देखने लगी। रात के उस घुप अंधेरे में मुझे एक महफूज पनाहगाह की जरूरत थी, जहां मैं रात गुजार सकती और अगली सुबह जो होता वो देखा जाता। हर तरफ अंधेरा होने के बायस मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी तो मुझे वहां एक मस्जिद नजर आई। मस्जिद में खामोशी इस बात का सबूत थी कि नमाजी नमाज पढ़कर जा चुके थे। मैं मस्जिद के बाहर मौजूद एक बरामदे में जाकर बैठ गई और रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी कि मुझे इंसाफ दे। मैं इस कदर रोई कि मेरी हिचकी बंद गई। या अल्लाह, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? क्यों मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बेदखल कर दिया गया?
कि मुझे किसी के पांव की आहट महसूस हुई। डर के मारे मैं खुद में सिमट कर बैठ गई, मगर जैसे ही मैंने सर उठाया तो मेरे सामने मस्जिद के इमाम साहब खड़े थे। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे कि मैं एक लड़की साथ होकर रात के इस पहर मस्जिद के बाहर क्या कर रही हूँ। इमाम साहब मेरी हालत देखकर बोले, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मैं उठ खड़ी हुई और चादर से अच्छी तरह अपने सर को ढांपने लगी। मैं इमाम साहब को बताना चाहती थी कि मुझ पर क्या गुजरी, मगर मेरी जबान से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे। इमाम साहब बोले, क्या हुआ है? इमाम साहब का लहजा इस कदर नर्म और शफकत भरा था कि मैंने इमाम साहब को अपनी कहानी बता दी। मेरी आप बीती सुनने के बाद इमाम साहब के चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार नुमाया थे। वो कुछ देर मेरी कहानी पर नजरसानी करने के बाद मुझे हौसला देते हुए बोले, बेटी परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही अपने बंदे को मुश्किल से रिहाई देने वाला है। मैं परेशानी से अपने हाथों को मलने लगी तो इमाम साहब बोले, बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? मैं बोली, इमाम साहब, क्या मुझे एक रात के लिए यहाँ मस्जिद में कोई कमरा मिल सकता है जहाँ मैं रात गुजार सकूं? क्योंकि मेरे भाई ने वापसी के रास्ते तो मुझ पर बंद कर दिए हैं और मेरा इस भरी दुनिया में और कोई है नहीं जिससे मैं जाकर मदद मांग सकूं। इमाम साहब बोले, बेटी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, तुम्हें कहीं और पनाह लेने की जरूरत नहीं है। मैं सोच में पड़ गई तो इमाम साहब बोले, बेटी तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि घर के अलावा मेरे पास भी कोई और ठिकाना नहीं है जहां मैं तुम्हें पनाह के लिए छोड़ दूं। इस वक्त तो मुझे लगता है कि मेरे घर से ज्यादा महफूज तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं है। बेशक तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मगर वो अल्लाह की जात है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए बहुत से और रास्ते खोल देता है। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं बोली, इमाम साहब, आपके घर वालों को मेरी वजह से किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। वो शफकत से बोले, भला रहमत की वजह से भी किसी को तकलीफ उठाना पड़ती है? बेटियां तो रहमत होती हैं। इमाम साहब मुझे अपने साथ लिए अपने घर की ओर बढ़ने लगे। मेरे दिल में रह रहकर यही ख्याल आ रहे थे कि इमाम साहब के घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वो भाई की तरह मुझे बदकिरदार न समझने लग जाए। मैं इमाम साहब के पीछे चलती हुई इन्हीं सोचों में गुम थी। मुझे पता ही न चला कि कब इमाम साहब का घर आ गया। उनका घर मस्जिद से कुछ ही फासले पर था। इमाम साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक बच्चे ने खोला। इमाम साहब ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोले, आओ बेटी, अंदर आओ। मेरी घबराहट देखकर बोले, घबराओ नहीं, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुमसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेगा। मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो घर बहुत सादा और साफ सुथरा था। मैं सहन में अंदर की तरफ बढ़ते हुए इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी तो मुझे अपने घर की याद आ गई, जिसे मैं बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा रखती थी। अगरचे वो बहुत छोटा और सादा सा था, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो अल्लाह की कुदरत ने मुझे हैरान कर दिया। बेशक अल्लाह पर मेरा यकीन बहुत पुख्ता था, मगर इससे और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रही हूँ वो मेरी आंखों का धोखा है या कि सच। मैं गुस्से और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए वहां कमरे में मौजूद उस लड़की के पास आ गई। अभी मैं उसके पास पहुंची थी कि मेरा दिमाग चकराया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं अपना सर दोनों हाथों में लेते हुए उठ बैठी और अपने इर्द गिर्द देखने लगी, मगर मेरे अलावा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। न जाने में कितनी ही देर बेहोश रही, मैं खुद भी नहीं जानती थी। मैंने बुलंद आवाज से बोला, कोई है? तो इमाम साहब उसी लड़की के साथ कमरे में आए। मुझे देखकर वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। वो एकदम फूट कर रो पड़ी। इमाम साहब पूछे इससे, इसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? तो इमाम साहब हैरानगी से कभी मेरी ओर और कभी उस लड़की की ओर देखने लगे। वो लड़की खामोश नजरें झुकाए खड़ी थी। इमाम साहब उस लड़की से बोले, बेटी आखिर मामला क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं बोली, इमाम साहब, ये लड़की मेरी भाभी से मिली हुई है। मेरी किरदार कुशी करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी बात सुनकर जैसे इमाम साहब को यकीन ही नहीं आ रहा था, वो उस लड़की से बोले, क्या जो ये कह रही है वो सच है? वो लड़की सर झुकाते हुए बोली, जी अब्बा जान, ये सच है। मैं इसकी गुनहगार हूँ, जानते हुए भी मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है। उस दिन मुझे पता चला कि वो लड़की इमाम साहब की बहू थी। हकीकत जानने के बाद इमाम साहब ने अपनी बहू से जवाब तलबी की। अल्लाह की अदालत का कमाल देखें कि उसी वक्त मेरी बेगुनाही साबित हो गई और इमाम साहब ने मेरे लिए इंसाफ का दरवाजा खोल दिया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। इमाम साहब ने बुलावा भेजकर मेरे भाई को अपने घर बुलाया। मेरा भाई इस बात से बिल्कुल लाइल था
कि मैं इमाम साहब के घर में मौजूद हूँ। इमाम साहब ने मेरे भाई के सामने मेरी बेगुनाही साबित कर दी तो मेरा भाई मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। भाई के इमाम साहब के घर आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे घर से निकालने के बाद हानिया हमेशा के लिए भाई को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। भाई ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं इमाम साहब की तरफ देखने लगी। वो बोले, बेटी, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे खूनी रिश्ते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे रूप में एक बेटी मिल जाएगी। यूं मैंने अपने भाई के साथ जाने से इनकार कर दिया और इमाम साहब के साये शफकत में रहने को तरजीह दी, जो कि बहुत नेक और शफीक इंसान थे। कभी कभार मैं भाई से मिलने के लिए घर जाती, मगर उन्हीं पांव वापस पलट आती, क्योंकि मैं अपने साथ की गई ज्यादती सारी जिंदगी नहीं भूल पाई। इमाम साहब ने मेरा निकाह अपने छोटे साहिबजादे से कर दिया, जो कि इमाम साहब की तरह ही बहुत नेक सीरत इंसान है। उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं बेसहारा हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन अपने शौहर के साथ कामयाब जिंदगी गुजार रही हूँ। आज भी जब वो लम्हा याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। आज भी जब मैं उस लम्हे को याद करती हूँ तो मेरे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। मगर मैंने तहे दिल से अपने मुजरिमों को अल्लाह की रज़ा के खातिर माफ़ कर दिया। हानिया को उसके किए की सज़ा यूँ मिली कि कार एक्सीडेंट में वो अपनी बीनाई खो चुकी थी। मैं उसकी अयादत के लिए गई, क्योंकि वो अभी भी भाई के निकाह में थी। वो मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोली, गुड़िया, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मेरी सज़ा में शायद कमी हो जाए। मैं बोली, मैं तुम्हें बहुत देर पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। मैंने भाई से कहकर हानिया को घर वापस ले जाने को कहा, क्योंकि हानिया को उस वक्त सबसे ज़्यादा अपने शौहर की ज़रूरत थी, जो उसकी अंधेरी दुनिया में रोशनी की शम्मा जला सकता था। इमाम साहब जैसे शफीक इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इमाम साहब का मुझे अपने घर ले जाना इस बात का सबूत है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, जो बेसहारों को सहारा देकर मुस्बत किरदार अदा करते हैं। हमें ऐसे लोगों के दिल से इज्जत और कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे माशरे का अहम तरीन हिस्सा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।